नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत अहम। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और देहरादून के आज उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। और आज जो है यूसीसी प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा और आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष जो है इसको पेश करेंगी और ये समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम धामी को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ देहरादून से साझा कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर बड़ा ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा जाएगा और रंजना प्रकाश देसाई ने ड्राफ्ट सौंप दिया है। तो यूसीसी को लेकर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री धामी को जो है ड्राफ्ट सौंपा है और समान नागरिक संहिता पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, यूसीसी को लेकर आज बड़ा दिन माना जा रहा है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक दिन कल था कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यूसीसी के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा यूसीसी का ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया। आज का दिन इसलिए भी बड़ा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो ड्राफ्ट मिला है वो ड्राफ्ट आज कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर रखा जाएगा। यानी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के सम्मुख वो ड्राफ्ट होगा, मंत्रिमंडल मंथन करेगा और उसको मंत्रिमंडल से पास कराने का काम किया जाएगा ताकि 5 फरवरी से जो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो रहा है उस सत्र में इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके। एक कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण यहाँ पर किया जा सके। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने जो इस ड्राफ्ट के लिए जो काम किया है उसमें लगभग 20 महीने का समय यहाँ पर लगा है। 2,33,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से इस ड्राफ्ट को लेकर यहाँ पर आए और ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सुझाव आए वो राज्य के लगभग 10% परिवारों की तुलना में यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी सहमति इस ड्राफ्ट को लेकर यहाँ पर दी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो दुनिया भर की निगाहें या देश भर की निगाहें उत्तराखंड के इस ड्राफ्ट पर लगी थी उसे आज कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। जी अभय, क्या लगता है अगर ये पास हो जाता है तो इस ड्राफ्ट को कब तक विधानसभा जो है भेजा जा सकता है? बिल्कुल, आज अगर कैबिनेट की बैठक पर अगर इस ड्राफ्ट को मंजूर यहाँ पर किया जाता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इन सब चीजों को लेकर स्पष्ट किया है कि 6 फरवरी को इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे एक्ट बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा। 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उम्मीद यही है कि 7 फरवरी को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन में इसे यहाँ पर सदन से पास कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा और फिर जो प्रक्रिया कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उसे राजभवन भेजा जाएगा। अगर राजभवन को लगता है कि राष्ट्रपति भवन से इसे मंत्रणा जरूरी है तो फिर इसे राष्ट्रपति भवन भेजने की प्रक्रिया हो। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो वायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था वो वायदा पूरा होता हुआ नजर आया और अब आज की कैबिनेट में इस ड्राफ्ट को मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। जी अभय, बताया जा रहा है कि इसमें 400 से अधिक धाराओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा या लिव इन और इसके अलावा भी कई सारे जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। देखिए, अभी तक ये समझा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट का मसौदा है वो बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो बातचीत अभी तक हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर ये इन चीजों का उल्लेख यहाँ पर हुआ है कि महिलाओं के जो अधिकार है उन अधिकारों को संरक्षित करने का काम ड्राफ्ट में किया गया है। महिला किसी भी धर्म के हो सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या पारसी धर्म हो, उन सभी महिलाओं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को संरक्षित करने का काम यहाँ पर किया गया। यानी जिस प्रकार से पहले मुस्लिम धर्म की महिलाएं या पारसी धर्म की महिलाओं को तलाक देने का काम यहाँ पर होता था, अब उन सब चीजों पर विराम यहाँ पर लग पाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी तभी यहाँ पर कर पाएगा जब पहली पत्नी से उसका तलाक यहाँ पर हो पाएगा। इसके अलावा जो संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकारों में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि पहले कहा जाता था, पहले जो कानून था पारसी धर्म में कि अगर पारसी धर्म की महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से यहाँ पर शादी करती थी तो उसके सारे अधिकार यहाँ पर खत्म कर दिए जाते थे। तो ऐसा नहीं होगा, यानी उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया गया है। लिविंग रिलेशन में जो अभी तक के जो
ये कह सकते थे कि जो छूट यहाँ पर थी उनको और यहाँ पर पाबंद करने का काम किया गया। यानी अब लिविंग रिलेशन में अगर किसी को रहना तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है और माता पिता की सहमति के बाद ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो पाएगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो लिविंग रिलेशन के आड़ में जो कई तरीके के अपराध या कुरीतियां यहाँ पर फैल रही थी उन सभी पर विराम लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी, अब बताया जा रहा है कि इसे पूरा करने के लिए तकरीबन 60 से भी अधिक बैठकें हुई है और तब जाकर ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब अगर ये जो है इस पर पूरी तरह से सहमति बन जाती है, सारी प्रक्रिया हो जाती है, तो कब तक इसे लागू किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर इसे सदन के पटल से आज कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे अगर सदन के पटल से पास किया जाता है तो फिर कानून बनने की दिशा में ये आगे बढ़ जाएगा। राजभवन से मंजूरी मिलते ही इसे यहाँ पर पास कानून का रूप दे दिया जाएगा और ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा। और ये समझा जा सकता है कि इस कानून को लेकर सभी की निगाहें उत्तराखंड राज्य के यूसीसी पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी राज्य उत्तराखंड राज्य से ही इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। और तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आगामी 1 माह के भीतर ये कानून पूरी रूप से अस्तित्व में यहाँ पर आ सकता है और उत्तराखंड के भीतर ये इस कानून के तहत यहाँ पर काम हो जाएगा। ये एक समान जो कानून की बात अभी तक की जाती थी वो कानून यहाँ पर लागू होता हुआ नजर आएगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी सत्र की कार्यवाही। दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी देंगे श्रद्धांजलि। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही है। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। राज्यपाल अभिभाषण पर भी होगी चर्चा। 6 और 7 फरवरी को चर्चा होगी और दिवंगत विधायक एसपी यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा मानवेंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी सत्र की कार्यवाही और यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल, आज यूपी विधानसभा का दूसरा दिन है। आज 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। कल की जो कार्रवाई थी वो देखी जा सकती थी कि विपक्ष ने लगातार जो है सरकार को घेरने के लिए वहां पर प्रदर्शन किया। लगातार जो नारेबाजी थी वो की गई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के लगातार जो है सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो की गई थी। उसके बाद जो है कार्रवाई को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आज जो है 11 बजे से फिर जो है विधानसभा में जो सभी नेता हैं वो पहुंचेंगे, वहां पर चर्चा होगी और साफ कहा जा सकता है कि योजनाएं हैं, योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश होने जा रहा है। इस लिहाज से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जो है जो बजट होगा वो जनता के लिए सौगात के तौर पे आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया जाएगा और बजट की जो रूपरेखा है वो बनाई जाएगी कि आखिरकार ज्यादा से ज्यादा जो फायदे हैं वो किस तरीके से जनता तक पहुंचाए जा सके, किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाए जा सके। और लगातार कहा जा सकता है कि बीजेपी इन सब चीजों को बखूबी करना जानती है, बखूबी करती है। जब यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है उस पर 5 फरवरी को जो बजट है वो पेश होगा और 12 फरवरी तक लगातार कहा जा सकता है जो चर्चा है वो होगी। कहा जा सकता है कि लगातार जो बीजेपी है अपने जो लगातार कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिहाज से जो देखा जाए तो जो बजट है वो लगातार जो जहां विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है वहीं विपक्ष को भी शांत करते हुए अपने बजट को पेश करेगी। और जो बजट पेश होगा उसमें जो किसान के मुद्दे हैं, जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर जो है जो चर्चा है वो हो सकती है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीद लगाई जा रही है कि
जो बजट की सौगात जो है ये काफी ज्यादा बताई जा सकती है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव नजदीक हो तो बीजेपी बजट इस तरीके से पेश करेगी कि लोगों को एक सौगात के तौर पर कुछ न कुछ मिल पाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी अक्सर जो है हमेशा जो बजट पेश करती है उसमें लोगों को, जनता को हमेशा ध्यान में रख के जो बजट है वो पेश होता आया है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था का हो। इस बार फिर जो है बताया जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब बजट पेश होगा उसको लेकर के ऐसी चर्चाएं हैं कि सौगात के रूप में यूपी में एक बड़ी सौगात लोगों को मिलेगी, जो जनता है उसको मिलेगी। और लगातार कहा जाता है इसी पर्पज से जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हुई है। लगातार देखा जा सकता है बीजेपी कहीं ना कहीं कल जब सदन में पहुंचे थे, बीजेपी के विधायक हों चाहे मंत्री हों, सभी वहां पर जो है राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं पूरा देश जब एक तरफ जो है राम भक्ति में लीन है, वहीं सदन में भी एक झलक जो है देखी गई थी और सभी विधायक जो है पटका पहने हुए नजर आए थे। मंत्री भी, चाहे वो दयाशंकर सिंह हो चाहे वो कोई और हो, लगातार जो है पटका पहनकर दिखाई दिया। तो लगातार कहा जा सकता है कि एक संदेश देने की जो कोशिश है बीजेपी बखूबी करती है। बीजेपी अपने वोट बैंक को साधने का पूरा भरपूर क्या प्रयास करती है और इस बजट के माध्यम से बीजेपी एक बड़ी सौगात जो है यूपी के लोगों को, यूपी की जनता को देने जा रही है। जी, अगर हम बजट की बात करें तो क्या किसानों के लिए भी कुछ खास इस दौरान जो है मिल सकता है सौगात? जी बिल्कुल, लगातार कह सकते हैं कि कैबिनेट चर्चा होती हो, चाहे वो कैबिनेट बैठक होती हो, किसानों को अलग से महत्व जो है यूपी जो सरकार है वो देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है किसानों का लगातार ध्यान रखते हैं, चाहे वो जो किसानों के गन्ना मूल्य है उसको बढ़ाने की बात होती हो, चाहे वो आम जनमानस तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाने की बात होती हो, चाहे वो छोटे किसान हो, हर किसी को ध्यान में रखा जाता है। बखूबी कहा जा सकता है किसानों के लिए कई सारी योजनाएं जो है सरकार चलाती हुई दिखाई दे रही, लगातार उस योजना का लोग लाभ उठाते हैं और लगातार कह सकते इसी मायने से कहा जा सकता है किसानों को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और जो बेरोजगारी है उसके भी कुछ सौगात जो है, कुछ पिटारे जो है खोले जा सकते हैं इस बजट के दौरान। और जब बजट पर जब पेश होगा उसके बाद जब चर्चा होगी तब देखना होगा कितने बजट पर क्या फायदा जो है जनता तक पहुंचता है, जनता को क्या फायदे मिल पाते हैं। जी, ये शोक प्रस्ताव भी जो है आज की कार्रवाई में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है जो विधायक जो है दिवंगत हो गए हैं, जो उन सभी के लिए जो है पहले शोक जो है वो व्यक्त किया जाएगा। और लगातार कह सकते हैं कि इससे पहले भी जो विधायक रहे हैं जो दिवंगत हुए हैं वो जब सदन की कार्रवाई हुई उसमें भी शोक व्यक्त किया गया है। इस बार फिर जो है जो विधायक हैं उनके लिए जो है शोक व्यक्त किया जा रहा है। लगातार कहा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई है उसके बाद का सदन की कार्रवाई है 11 बजे से शुरू हो जाएगी। सभी जो विधायक हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, नेता विरोधी दल हो, सभी जो है पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है जो दिव्यांगत लोग हैं उनके लिए शोक व्यक्त किया जाएगा और सदन में बाकायदा इस पर जो है एक चर्चा भी होगी कि वो किस तरह के नेता थे, क्या उनके काम रहे, इस पर जो है वार्ता भी की जाएगी। और लगातार कहा जा सकता है कि ये उसी के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मलिहाबाद में गोली कांड का मामला, केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए तीनों शव। पोस्टमार्टम के बाद खुलेंगे हत्या से जुड़े कई राज। अपराधियों ने किसको कितनी गोलियां मारी, पता चलेगा। अपराधियों की धरपकड़ के लिए गठित हुई टीम अपराधियों की तलाश में, पुलिस की छापेमारी जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। केजीएमयू के पोस्टमार्टम में तीनों शवों को रखा गया है और अपराधियों की तलाश में जो है पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या से जुड़े कई राज जो है वो खुल सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अपराधियों ने किसको कितनी गोलियां मारी है, तमाम चीजों की जो जानकारी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगे। और मलिहाबाद में गोली कांड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी धरपकड़ की तलाश में जो है पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस में तीनों शवों को रखा गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि कल ट्रिपल मर्डर हुआ और इस कांड के बाद जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी राजधानी दहल गई। जिस तरह से गोली चलाई, और सबसे अहम पहलू यह है कि हिस्ट्री सीटर है जिसने गोली चलाई है और उसके पास लाइसेंसी जो है राइफल थी। उसी राइफल से उसने दनादन ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस ने शव को रख दिया है। और देर रात जो है डीएम सुरपाल गंगवार पहुंचे थे और कई थानों की पुलिस छानबीन में जुट गई। सुरपाल गंगवार का कहना है कि जो राइफल, आखिरकार राइफल हिस्ट्री सीटर को कैसे मिली, इस पहलू की भी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने राइफल और थार गाड़ी के साथ साथ जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया और आगे की छानबीन चल रही। वहीं कमिश्नर का भी यह कहना है कि इस मामले में गहराई से छानबीन की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यह मामला चल रहा था और वर्ष 2000 में हिस्ट्री सीटर की राइफल का लाइसेंस बना था और कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, बावजूद अभी तक लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया था। यह भी जांच का अहम बिंदु है कि आखिर हिस्ट्री सीटर का लाइसेंस क्यों बरकरार रहा है। और इस लपेटे में जो है कई अधिकारी भी आ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हिस्ट्री सीटर के पास राइफल जो ऑफेंस का काम करता है, ऐसा असलहा जो है इसके पास मौजूद था और लगातार थाने से उसका रिन्यूअल भी होता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लेकर भी अब शासन ने भी गंभीरता से लिया है। और बता दें कि पूरे मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और कमिश्नर और डीजीपी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और पीड़ित को न्याय दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से यह घटना हुई, इससे जो है राजधानी ही नहीं पूरा यूपी दहल उठा और हर लोग अचंभित है कि मामूली विवाद में या यूं कहा जा सकता है कि जमीन के बंटवारे के मामले में इतना बड़ा कदम जो है हिस्ट्री सीटर ने उठाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट जो है 3 लोगों को उतार दिया। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो घटना के बाद जो है गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो परिजन है उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और माना जा रहा है कि जल्द ही जो मुख्य आरोपी है लल्लन और उसका हिस्ट्री सीटर बेटा, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो टीमें हैं, पुलिस टीम है, पूरी तरह से मुस्तैदी से छापेमारी करने में जुट गए हैं। और पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि करीब दर्जन भर स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और इस छापेमारी में कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है लल्लन और उसका बेटा भी फरार है, लेकिन जो थार का ड्राइवर था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी प्रियंका। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में खबरों और ब्रेकिंग के सिलसिले की भी शुरुआत हो गई, जहां सपा सुप्रीमो ने बीजेपी से जुड़ी खबरें सदन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि बीजेपी पर खबर देते देते सपा सुप्रीमो गठबंधन की खबर से बेखबर ही नजर आए, या यूं कहे कि उन्हें खबर नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से हो गई है। ये सत्र 12 फरवरी तक चलेगा। वक्त है यूपी की जनता की आवाज सदन में उठाने का, लेकिन सत्र के जरिए सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कहा कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में एक सांसद को छोड़कर सबका टिकट काटने जा रही है और उनकी सीट भी बदल दी जाएगी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर सभी का टिकट कटने की बात कही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हो सकता है पीएम मोदी की भी सीट बदल दी जाए।
अभी अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई। मसला सिर्फ इतना नहीं है, मामला ये भी है कि विपक्ष ने बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया है, अखिलेश यादव कई मौकों पर उस गठबंधन का नाम लेने की बजाय पीडीए को तवज्जो देते आए हैं। वो एनडीए का तोड़ इंडिया गठबंधन को नहीं बल्कि पीडीए को बताते हैं और कहते आए हैं कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अगड़ा। अखिलेश यादव की इन बातों ने कई मौकों पर साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात की तस्दीक उस घटना से भी होती है जब कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। और उसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने यूपी के लिए सपा के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिनमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पहले से अपना अधिकार मानती है, जैसे लखनऊ मध्य और खीरी सीट। वही अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव है। उनकी बात पर मोहर तब लग गई जब इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कांग्रेस को सीट देने के सवाल पर कह दिया कि कांग्रेस को जितनी सीट देनी थी दे दी गई है। उनका इशारा अखिलेश यादव की उस बात पर था जिसमें अखिलेश यादव कांग्रेस को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 11 सीट देने की बात कह रहे हैं। कहा जा रहा जिस तरह से आपने ऐलान किया कांग्रेस को सीट दी, तो कांग्रेस पे भी विरोध है पूरी तरह से। जैसे कांग्रेस चाह रही थी चुनाव में सीटें मिलने, उस तरह से सीटें नहीं दी गई। नहीं, 11 सीटों का तो अखिलेश जी ने कही दिया कि हम दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के एक एमपी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लेकिन हम जब साथ लड़ेंगे तो उनके एमपी भी बढ़ेंगे। तो जिस तरह से अब कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू कर रही है, क्या सपा का जो है गठबंधन हुआ, सपा भी इस न्याय यात्रा में साथ रहेगी? ये मेरे बड़े नेता तय करेंगे कि हमें साथ रहना है या अलग रखना है। गठबंधन होगा तो हम साथ ही रहेंगे। सुना आपने, सपा की तरफ से डॉक्टर एसटी हसन यूपी में कांग्रेस को 11 सीट देने की बात कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितनी सीटें देनी थी दे दी गई हैं। तो क्या ये माना जाए कि यूपी में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सपा सिर्फ 11 सीट दे रही है? इंतजार कांग्रेस की प्रतिक्रिया का है कि क्या कांग्रेस यूपी में सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो सपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को पहले जारी करके कांग्रेस पर क्या दबाव बना रही है? अगर ऐसा भी नहीं है तो कैसे कहा जाए कि जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों को लेकर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, उनके खुद के गठबंधन में सब कुछ ठीक भी है कि नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।